एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफिकली के सॉल्यूशंस निकालने हैं, ठीक है। तो देखो 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 10th took part in mathematics quiz। एक क्लास 10th के 10 बच्चे थे, उन्होंने मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियां जो है लड़कों से 4 ज्यादा है, लड़कियां जो है वो लड़कों से 4 ज्यादा है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज be x and number of girls be y, number of girls be y, और लड़कियों के नंबर को अपन ने क्या मान लिया y। बॉयज कितने हैं x और गर्ल्स कितने हैं y। और आपको ये भी तो बोला कि टोटल बच्चे कितने थे 10, यानी x प्लस वाई कितना है 10, x प्लस वाई कितना है 10। अच्छा दूसरी कंडीशन ये भी बोली है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स वो 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी y थी और 4 मोर मतलब 4 प्लस x, ठीक है 4 प्लस x। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, इक्वेशन 2। अब दोनों से सॉल्यूशन निकालने हैं। तो अगर मैं इससे सॉल्यूशन निकालूं बेटा, देखो इससे अगर मैं सॉल्यूशन निकालता हूँ तो इसका थोड़ा सा घुमा दो, तो इसका y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 माइनस एक्स। बस अब क्या करना है, आपको वैल्यू रखनी है, आपको सुटेबल वैल्यूज रख के आंसर निकालने हैं। देखो एक्स वाई, इस केस में नेगेटिव वैल्यू मत रखना, क्योंकि ना एक्स और वाई की नेगेटिव नहीं रख सकते, क्योंकि ना तो लड़कों का नंबर नेगेटिव हो सकता है ना लड़कियों का, ठीक है। तो अगर मैं x रख लेता हूँ बेटा 2, x कितना रखता हूँ 2, तो y 8 आ जाएगा। अगर मैं इसको 4 कर दूँ तो मेरा 6 आ जाएगा। और ऐसे ही x और y, अगर मैं इस केस में क्या करता हूँ कि x को अपना ले लेता हूँ बेटा 2, x कितना ले लेता हूँ 2, तो y 6 आ जाएगा। अगर ये मैं 4 ले लेता हूँ तो ये 8 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमें इसका बनाना है बच्चों ग्राफ। इसका क्या बनाना है बेटा हम लोगों को ग्राफ। तो क्योंकि ये पॉजिटिव पे आ रहा है, पर बनाने सारे होते हैं, सारे नेगेटिव भी बनाने होते हैं। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो अभी तक, ठीक है। तो पहले वाले को हम ब्लैक कलर वाले पेन से उसके पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर देता हूँ। 2,6 बोले तो ये रहा। फिर 4,8 बोले तो 4,8 ठीक है। अब हमें क्या बनाना है बेटा, एक लाइन बनानी है जो उसको जोड़ती हुई जाए, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ती हुई जाए। ठीक है, और ये किसकी इक्वेशन थी, ये वाली थी बेटा आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 10 की इक्वेशन थी। मैं यहाँ मार्क कर देना 2,8 मार्क कर देना यहाँ पे 2,8, और यहाँ पे 4,6। ये 2,8 होगा, पहला ग्राफ बनाया जा रहा है इसके लिए। तो x पे 2,8, y पे 4,6 है, ठीक है। तभी तो 2 प्लस 8 10 होगा, 4 प्लस 6 10 होगा ना। पहला वाला लाइन ये। अब दूसरा वाला देखो 4,8 नहीं, पहले तो 2,6, तो 2,6 बोले तो अच्छा 2,8 बनाना था ना, सॉरी ये 8 ग्राफ हमारा ये वाला गलत बन गया, सही बोल रही थी। 2,8 है हमारा, 2,8
8 ये रहा और 4,6 ये रहा। ठीक है, ऐसे ही ऑरेंज कलर से भी मार्क कर लेते हैं दूसरे वाले के। तो 2,6 और 4,8। ठीक है, अगर इसका जोड़ोगे ना तो इसका पता ऐसे जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखो अब हमारा क्या रहेगा, इस लाइन को जोड़ो भाई। अगर मैं इस लाइन को जोड़ते लाऊं तो आई थिंक ये 10 से आ रही है सीधी, यूं करके यूं करके यूं करके यूं करके 8 से पास हो रही है। मैं रफ में बना रहा हूं तो मे भी हो सकता है कि गलत आए। ठीक है, पर आप घर पे ट्राई करना। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ रहा है 10, और ये वाली जो इक्वेशन थी वो किसकी थी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 की। आपका ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, देखो आपका ग्राफ कट कर रहा है बेटा 3,7 पे कट कर रहा है, और 3 प्लस 7 10 हो गया ना। लड़कियां अगर लड़के अगर 3 हैं तो लड़कियां उनसे 4 ज्यादा थी, यानी 7। तो द आंसर, ठीक है, तो लिखना द अबव ग्राफ, ये जो ग्राफ है वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो ये ग्राफ आपका 3,7 पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो द अबव ग्राफ इंटरसेक्ट, ठीक है, द अबव ग्राफ इंटरसेक्ट एट 3,7। ठीक है, that is the number of boys and girls are 3 and 7 respectively। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, 3 प्लस 7 10, और y इक्वल टू यानी 7 इक्वल टू 3 प्लस 4 होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये हमारा इस तरीके से बनेगा पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट का ग्राफ। कह रहा 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन की टोटल कीमत, दोनों आइटम जो लेके आए हो आप, 5 पेंसिल और 7 पेन लेके आए हो, तो आपका 50 रुपए का बिल बैठता है। अगर आप 7 पेंसिल और 5 पेन लेके आते हो तो आपका 46 रुपीज का बिल बैठता है। ठीक है, तो उसने बोला क्या, देखो कि कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स, अच्छा आगे पढ़ लेते हैं फिर ना, ये चीज हम बाद में करेंगे। तो आपसे बोला है क्वेश्चन में फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो हमने क्या किया, मैंने बोला कि लेट द कॉस्ट ऑफ ईच, क्वेश्चन में पहले पेंसिल दिया ना, तो ईच पेंसिल एंड ईच पेन बी रुपीज एक्स एंड रुपीज वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो पहली कंडीशन आपको दी थी बेटा, देखो पहली कंडीशन में कि 5 पेंसिल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल प्लस कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स विल कॉस्ट यू ₹50। दूसरी कंडीशन क्या दी थी पता है, कि कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स प्लस कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स विल टुगेदर कॉस्ट यू ₹46। तो देखो भैया, एक पेंसिल कितने की आती है, एक पेंसिल x रुपीस की आती है, तो 5 पेंसिल 5x की आएंगी। अगर एक पेन y का आता है तो 7 पेन कितने का आएगा, 7y। कितने का आएगा बेटा, 7y। और दोनों की कीमत को टोटल कर दो तो कितना बिल बैठ रहा है, 50 रुपए। ऐसे ही एक पेंसिल हमारी x की आती है, हमने पेंसिल ली है 7, तो 7x हो जाएगा। एक पेन हमारा y का आता है और हमने पेन कितने लिए हैं, कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स लिखा था, चलो 5 पेन्स, तो 5y, और टोटल बिल कितना आ रहा है, 46। ये मेरी इक्वेशन 1 और ये मेरी इक्वेशन 2 है। अगेन भाई ग्राफिकली मुझे क्या करना है, इनका सॉल्यूशन पता लगाना है। ठीक है, ग्राफिकली मेरे को इनका सॉल्यूशन पता लगाना है। तो देखो भैया, इस इक्वेशन को थोड़ा बहुत हम हिला लेते हैं, ठीक है, इधर लेफ्ट राइट कर लेते हैं तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो मैंने क्या किया ना, y की वैल्यू निकालने की कोशिश की। ठीक है, तो पहले तो आ जाएगा मेरा 7y इज इक्वल टू 50 माइनस
5x, ठीक है। उसके बाद फिर y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x अपॉन में 7। ऐसे अगर मैं इसका निकालूं, ठीक है, तो 5y ये इक्वल 50 होगा टू माइनस का तो 50 माइनस 5x, बेटा ये शिफ्ट होके उधर जाएगा, ठीक है, समझ में आ ठीक गई है बात। भैया। तो अब यहाँ पे भी y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 46 माइनस 7, 46 माइनस 7 x अपॉन में 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ बेटा वैल्यू बड़ी सोच समझ के रखनी है, नहीं तो अपन फंसने वाले हैं, ठीक है। तो देखो 5 की क्या ऐसी वैल्यू रखें, ठीक है, 5 की ऐसी क्या वैल्यू रखते हैं। तो देखो मैं ना आपको थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ, ध्यान से देख लो। आप वैसे जीरो वगैरह भी रख के काम चला लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है जीरो वीरो रखने पर, पता दिक्कत क्या आ जाती है, दिक्कत ये आ जाएगी ना, फिर वो पॉइंट में आंसर आएगा तो आपका ग्राफ सही से इंटरसेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, आपका सही से ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं हो पाएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक्स वाई आप जीरो रख के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर मैं बता रहा हूँ, मैं इन केस अगर जीरो रखता हूँ तो 50/7 आ जाएगा, 50/7 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यू कैन कंसीडर। पर मेरे को पता है, मैंने एक चीज़ देखी कि अगर मैं ना यहाँ 7 रख दूँ, एक्स की वैल्यू 7 रख दूँ, नहीं 7 नहीं रखना, 7 से फंस जाओगे आप लोग। अपन एक्स की वैल्यू 10 में 3 रख देते हैं, अगर x की वैल्यू में बेटा 3 रख दूं तो 50 माइनस 5 3 जा 15, 50 माइनस 15 यानी 35/7, 35/7 तो 5 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 5। अब अगली वैल्यू पता है क्या करना है, अगली वैल्यू जो है 3 रख दी, तो अब अगली वैल्यू आप क्या रख सकते हो इसमें, कुछ भी रख लो, बस 7 का मल्टीपल आ जाना चाहिए। तो सर 10 रखेंगे, 50 माइनस 50 0/7, हाँ ये भी कर सकते हैं, 10 रख दो, x की वैल्यू 10, तो 0/7 0 आ जाएगा, ठीक है, क्या ग्राफ बन जाएगा हमारा, ग्राफ कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इस केस में देखो, इस केस में क्या करोगे, देखो मुझे पता है 7 3 अगर मैं रख देता हूँ 21, तो 21 46 में से माइनस होगा तो 5 में आंसर आने वाला 30 और कितना 25 आ जाएगा। तो मैंने 3 रखा, कितना रखा 3, तो जैसे ही मैं 3 रखूंगा तो 46 माइनस 21, 7 3 21 होता है ना, 46 माइनस 21 कितना आया 25 अपन में 5 यानी 5। एक ऐसी वैल्यू और बता दो जो हम और रख सकते हैं, 3 रख दी, और क्या रख सकते हैं अपन, 10 सर भी रख सकते हैं, 8 रख दें तो माइनस में आंसर आ जाएगा बेटा, 8 में माइनस में आंसर आ जाएगा, अगर हम 8 रखते हैं ना तो आंसर माइनस में आ जाएगा, तो फंस जाओगे। बाकी दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन कॉस्ट माइनस में नहीं होती है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 46/5 छोड़ देता हूँ, अगर मैं y को ही 0 कर दूँ तो भी आंसर नहीं आना है, कुछ भी रख दो, चलो एक बार x 0 ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। तो 46/5 आएगा आपका 46 9.2, 9.2, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हमें इसके ग्राफ बनाने, अपन को क्या करना है, ग्राफ बनाने। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप जीरो वगैरह नहीं रख सकते हो, रख सकते हो, पर वही ना ग्राफ थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है, इसलिए मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो बेटा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो पहला है हमारा 3,5, 3,5, ठीक है, ये रहा। अगला है 10,0, 10,0 ये रहा। अब आप जब बनाओगे ना एक लाइन इनको जोड़ती हुई, ठीक है, इनको जोड़ती लाइन लेके जाओ ऐसे करके स्ट्रेट एकदम, मेरी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, आई थिंक ये यहाँ कहीं से गुजरेगी, ठीक है।
अब ये किसकी इक्वेशन थी, वो इक्वेशन लिख देना। तो ये आपकी आई थिंक 5x + 7y 5x + 7y = 50 की थी। और चाहो तो आपका मन कर रहा है तो आप पॉइंट लिख देना, दिस इज 3,5, दिस इज 10,0। अब अगला देखो, अगला फिर से वही 3,5 ही आ रहा है ना आपका, तो 3,5 ऑरेंज से मार्क कर दिए हमने, और 2 बार आ रहा है, और उसके बाद फिर 0,9.2, y पे 9.2 तो कहीं आएगा, ठीक है यहाँ, और ये यहाँ पे आप यूँ काट के ले जाओगे ऐसे, तो देखो अब इक्वेशन, ये किसकी इक्वेशन थी बेटा, तो ये आपकी इक्वेशन थी 7x + 5y 7x + 5y = 46 की इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो हमारी दोनों लाइनें कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, 3,5 पे, ठीक है, 3,5 पे। तो both the lines intersect each other at 3,5, ठीक है। तो therefore the cost of each pencil equal to ₹3 है, the cost of each pen is equal to ₹5। वेरीफाई कर लो आप साइड में, ठीक है। 5 × 3 + 7 × 5 is equal to 50 आना चाहिए। 15 + 5x + 7y में रखी मैंने, 35 = 50, 50 = 55। चेक कर रहा था, सही है, एकदम सही वैल्यू निकली है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो बस आपको ना इन चीज़ों को करते हुए ध्यान क्या रखना है कि आपको ग्राफ पेपर यूज़ करना है, और बहुत फाइन पेंसिल अच्छे से शार्प करके। मैंने तो यहाँ कर दिया, ठीक है, लेकिन तुम्हारा अगर तुमने रफ हैंड से किया तो तुम्हारा गलत जाना ही जाना है, ठीक है। और स्केल पेंसिल ग्राफ पे ही ये सब काम करने हैं, रफ हैंड तो यूज़ ही नहीं करना आप किसी भी फॉर्म में। अब ना अपन को करना है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्या था ना कि आपको 3 इक्वेशंस दी, 3 डिफरेंट पेयर्स ऑफ इक्वेशन दिए हैं। कह रहा है उनका a1/a2 = b1/b2 वाला, ये सब a1a2 और b1b2 c1 c2 का रेशियो कंपेयर करके बताना है कि किस तरीके का ग्राफ बनेगा। सॉल्यूशन नहीं निकालने इस बार, आपको ये बताना है किस तरीके का ग्राफ बनेगा, कंसिस्टेंट होंगी कि इनकंसिस्टेंट होंगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा या मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन होगा। समझ में आ रही है बात। तो देखो भैया, सेकंड का पहला 5x - 4y + 8 = 0 दिया है। अगला क्या दिया है बेटा, ठीक है, अगला दिया है 7x + 6y - 9 = 0। तो हमें सबसे पहले a1/a2 निकालना है, a1/a2। तो अगर मैं अपना a1/a2 निकाल रहा हूँ बच्चों, ठीक है, a1/a2, तो पहले ऊपर वाले x के साथ जो है वो a1 है और नीचे वाले के साथ जो है वो a2 है। फिर b1/b2 निकालो जरा, -4/6 कट के आ गया -2/3। तो हमने यहाँ देखा कि हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इक्वल है ही नहीं, हमें तीसरा चेक ही नहीं करना है। समझ में आ रही है बात, जब इक्वल नहीं है तो तीसरा चेक ही नहीं करना है। और ये हमारा जब ऐसा आता है ना, तो द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग यूनिक सॉल्यूशन आएगा, सो कंसिस्टेंट। सो कैसा है, कंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन आएगा तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये वाला बिल्कुल। सेकंड वाला देखो भाई, तो सेकंड वाले में क्या दिया बच्चों, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। अब मैं यहाँ a1/a2 निकालूं तो 9/18 विच इज 1/2 है, b1/b2 निकालूं तो
b1 बाई b2, ये 3/6 अगेन 1/2 है, और अगर मैं c1 बाई c2 भी निकालता हूँ 12/24 अगेन 1/2 है। तो मैंने यहाँ देखा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तीनों का रेशियो बराबर आ रहा है ना बच्चों। तो the lines are coincident, लाइंस कैसी हैं, कोइंसिडेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके चल रही है, मतलब आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते हो, दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही जा रही होंगी, ठीक है। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, और क्योंकि सॉल्यूशन है तो सो कंसिस्टेंट, कैसी है, कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब सॉल्यूशन नहीं होते हैं। सो वी विल डू द थर्ड पार्ट। अब हम क्या करने जा रहे हैं, थर्ड पार्ट। तो बेटा देखो थर्ड पार्ट हमें थर्ड पार्ट में दिया है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो अगर मैं a1 बाई a2 निकालता हूँ ना बेटा, तो मेरा 6/2 आता है विच इज 3, और ऐसे ही अगर मैं b1 बाई b2 निकालता हूँ तो बेटा मेरा -3 -1 कट के 3, और ऐसे ही अगर मैं c1 बाई c2 निकालता हूँ विच इज 10/9। तो यहाँ हमने देखा a1 बाई a2 इक्वल टू है b1 बाई b2 के, पर नॉट इक्वल टू है c1 बाई c2 के। जब ये कंडीशन आती है तो द लाइन्स विल बी पैरेलल, the lines will be parallel, no solution नहीं होगा, so inconsistent। समझ में आ गई बात, ये वाला आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अब सेम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल एज इट इज करना है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 भी ना बिल्कुल डिटो सेम है, कह रहा है कि आपको ये बताना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो मैं थर्ड पार्ट कराने जा रहा हूँ, थर्ड पार्ट कराने जा रहा हूँ बेटा। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट मैं आपको क्यों करा रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखना बच्चों ना। यहाँ इन्होंने दिया है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, और दूसरी इक्वेशन दी है इन्होंने इसी की दूसरी 9x माइनस 10y इक्वल टू 40, ठीक है। तो देखने से तो शायद लग रहा है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पर देखो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा याद रखना कि नीचे का डिनोमिनेटर गायब हो जाना चाहिए, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, कितना आएगा 6। तो ये जो 3x था वो कितना बन जाएगा 9x, डबल से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और ऐसे ही ये जो 5/3 था वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस 10y, और नीचे जो 6 आ रहा है ना वो अगली बार कहाँ चला जाएगा 7 से, तो 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42। यहाँ देखो 2 और 3 का एलसीएम लिया ना तो 6 आएगा, तो इसको 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5/3y था, इसको 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वल टू 7। तो 9x प्लस 10y अपॉन में 6 इज इक्वल टू 7, नीचे का 6 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9x प्लस 10y इज इक्वल टू कितना है बेटा 6। ये हमारी इक्वेशन 1 है, और ये हमारी इक्वेशन 9x माइनस 10y इक्वल टू 14 इक्वल टू 14 इक्वेशन 2 है। तो अब देखो अगर मैं 42 सॉरी हाँ 7 6 सब 42, ये 42 आ जाएगा बेटा। देखो अब हमारा a1 बाई a2 निकालूं, तो a1 तो है 9 और a2 भी है 9, तो 1 आया। b1 बाई b2 निकालूं तो बेटा ये हमारा 10 है और वो -10 है, तो -1। c1 बाई c2 भी निकाल ही लो 42/3। तो हमने देखा a1 बाई a2
A2 का जो रेशियो है नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 है। तो ऐसा जैसे ही आएगा ना, तो लाइंस होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, यूनिक सॉल्यूशन, सो कंसिस्टेंट। तो कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ऐसे ही ना इसका एक फोर्थ वाला पार्ट भी थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। क्या किया ना उसने, x के साथ माइनस कर दिया। तो देखो भैया, फोर्थ 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 दिया है। और अगला क्या किया है बेटा इसने, अगला कि माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22 दिया। इसको तो आप इक्वेशन 1 रहने दो, लेकिन दूसरे में क्या करना है आपको गौर से देखो। दूसरे में x माइनस का है ना, और हमारा जनरली x कभी माइनस का नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से। तो पूरे में से माइनस कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 10x प्लस का और वो माइनस का इक्वल टू माइनस 22। ये माइनस उधर चला जाएगा तो 22 का माइनस कट जाएगा, यही होगा ना। फिर 2 और कॉमन लेने को आ रहा है, माइनस 2 ही कॉमन ले लेते हैं अपन ना, ज़्यादा अच्छा रहता है। माइनस 2 उधर जाके उसको काट देगा तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, जैसे 2 उसको काट देगा तो 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। इक्वेशन 2 भी यही है ना। तो अब अगर मैं निकालूं a1 बाई a2 5 बाई 5 इक्वल टू 1, b1 बाई b2 माइनस 3 बाई माइनस 3 इक्वल टू 1, c1 बाई c2 इक्वल टू 11 बाई 11 इक्वल टू 1। तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। लाइंस कैसी होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस। और लाइंस कोइंसिडेंट हैं तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, सो कंसिस्टेंट, सो कंसिस्टेंट। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? ठीक है। ऐसे इसका फिफ्थ वाला पार्ट भी, थर्ड का फिफ्थ वाला पार्ट भी वो 4/3 है ना, तो 3 को एलसीएम लेकर घुमा देना, बाकी फिर नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, अब अपन फोर्थ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 में बोला है कि which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, then obtain the solution graphically. कह रहा है सुनो, इनमें चेक करो इनमें से कौन सा कंसिस्टेंट और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। जो कंसिस्टेंट है ना उसका सॉल्यूशन निकालना है, जो इनकंसिस्टेंट है उसका तो वैसे ही निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो कंसिस्टेंट का फिर सॉल्यूशन निकालना। तो सबसे पहले हमने चेक किया बेटा, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये हमारी इक्वेशन 1 है। इसमें भी अगर 2 कॉमन ले लोगे ना नीचे वाली में से, ठीक है, नीचे वाली में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, अलग अलग लिखता हूँ तो कंफ्यूज होने वाला है मुझे लग रहा है, ठीक है, अलग ही अलग लिखना ज़्यादा ठीक है, अदरवाइज विल गेट कंफ्यूज्ड। तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, तो इसमें से 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 2 उधर चला जाएगा 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5। इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन सेम है, तो यहाँ पे a1 बाई a2 कितना आएगा 1/1, b1 बाई b2 1/1, c1 बाई c2 5/5 इक्वल टू 1। और ऐसी कंडीशन जब आती है कि हमारा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 है ना, तो कैसा सॉल्यूशन आने वाला है? कंसिस्टेंट। पहले लाइंस तो हैं कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस लिखेंगे अपन, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस
ये हो गया और कंसिस्टेंट है, सो कंसिस्टेंट। और क्योंकि कंसिस्टेंट है तो बनाना है ग्राफ, कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाना, अगर इनकंसिस्टेंट आता है तो ग्राफ नहीं बनाना, अदरवाइज कंसिस्टेंट में ग्राफ बनेगा। तो देखो भैया, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास वही इक्वेशन दी है। अब क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है ना बच्चों, है ना, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमें 5 दिया हुआ है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया। अगर यहाँ से मैं x की वैल्यू 0 रख दूँ तो y कितना आ जाएगा 5, और y 0 रख दूँ तो x भी 5। यही है ना जी। तो अगले वाले का भी इक्वेशन सेम था बच्चों, ठीक है, अगले वाले का भी इक्वेशन हमारा सेम था। x प्लस वाई इक्वल टू 5 सेम ही था ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं, 0,5 5,0। सर ग्राफ बड़ा प्यारा आएगा। अब तुम्हें आज कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब समझा दूंगा, क्योंकि तुम लोग खैर सोच रहे होगे सर बोले जा रहे हैं कोइंसिडेंट बोले जा रहे हैं, पर दिखा नहीं रहे कैसी होती है। तो देखो भाई आज कोइंसिडेंट भी देख ही लेना आप लोग, ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइंस भी देख ही लेना, दिखती कैसी हैं ये कोइंसिडेंट लाइंस। 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 ऐसे बना लेना। देखो हमारा पहला 0,5 था, है ना, 0,5 ये रहा, और एक 5,0 था, ये पहली वाली लाइन के लिए था। अब अगली वाली बनानी है, उसके भी सेम ही है, तो इसी के ऊपर ऑरेंज वाली लाइन, इसी लाइन के ऊपर ऑरेंज वाली लाइन भी क्या आ जाएगी, वापस सेम रिपीट होगी। इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट ओवरलैप हो के आएगी ना, मेरी तो फिर भी निकल रही है, बिल्कुल सेम ओवरलैप हो के आएगी। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना 5, समझ में आ गई बात। क्लियर है। अब कह रहा सॉल्यूशन निकालने हैं, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब ये 1,4 भी सॉल्यूशन होगा, 2,3 भी सॉल्यूशन होगा, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस आते जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36 meter. Find the dimension of the rectangular garden. डायमेंशन निकालना है, मतलब एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने बोला कि बेटा लेट द लेंथ एंड breadth of the garden be let the length and breadth of the garden be x meter and y meter, यूनिट लिखना जरूरी होता है, ठीक है, y meter रिस्पेक्टिवली। अगर मैं बात करूं बेटा देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो वो 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना, यानी कि x प्लस वाई, क्योंकि लेंथ हमारी x और ब्रेथ हमारी y है, पूरा पेरीमीटर। और अगर मैं बोल दूं हाफ द पेरीमीटर, तो आप बोलोगे सर हाफ ऑफ 2 टाइम्स x प्लस वाई, यही तो हो जाएगा, हाँ या ना। अगर पूरा पेरीमीटर 2 टाइम्स x प्लस वाई है तो आधा पेरीमीटर क्या होगा, हाफ ऑफ 2 टाइम्स x प्लस वाई, तो x हाफ से हाफ कट गया, और हाफ द पेरीमीटर 36 मीटर दिया था, तो 36 इज इक्वल टू x प्लस वाई, एक इक्वेशन ये बन गई,
अभी खत्म नहीं हुआ है, अब ये भी बोला है कि जो लेंथ है ना, अच्छा आगे ये भी बोला है उस लेंथ, जो गार्डन है उसकी लेंथ इज 4 मीटर मोर, 4 मीटर मोर देन, ठीक है, 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, इट्स ब्रेथ। लेंथ हमारी x थी ना बेटा, लेंथ x थी और y प्लस, देखो 4 मीटर मोर यानी 4 प्लस y या y प्लस 4, ठीक है, ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन, और वो इक्वेशन 1, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसके बाद सॉल्यूशन निकालना है, इसके बाद हमें क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो अभी तक आप कौन सा तरीका सीखे बैठे हो, ग्राफ वाला, कौन सा वाला सीखे हो, ग्राफ वाला। फिलहाल हमें ग्राफ वाला तरीका अपना, ठीक है, हमें क्या करना है, ग्राफ वाला तरीका। और ग्राफ वाले तरीके के लिए एक वेरिएबल कोई भी अकेला होना चाहिए, हमारा x अकेला है पहली वाली में, इसमें भी क्या करो, उसको y अकेला कर दो, y इज इक्वल टू, तो x उधर जाएगा 36 माइनस x, इक्वेशन छोड़ो रहने दो। अब क्या करो, बस डब्बा बनाओ, टिफिन पैक करना है आपने, और बड़ी बड़ी वैल्यू आ जाएंगी, देखो x y, ठीक है। तो अगर हम x को 0 कर देते हैं, ठीक है, x को अगर हम 0 कर देते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा ग्राफ, ठीक है, चलो चल जाएगा, तो y 36 आ जाएगा। और अगर हम x को क्या करते हैं बेटा, x को 6 कर देते हैं, 6 नहीं तो 6 ग्राफ पे बनेगा नहीं, x चल जाएगा, x को अगर हम 6 कर देते हैं तो ये हमारा कितना जाएगा, 30, कितना जाएगा 30 ना। और ऐसे ही इस केस में देखो, इस केस में x y, तो x अगर y 0 कर दूं तो x कितना आएगा 4, ठीक है, और अगर मैं y को ले लेता हूँ 1 तो ये हमारा आ जाएगा 5, ठीक है। तो हमें x एक्सिस पे देख रहे हो 0 6 4 5 1 1 का स्केल ले सकते हैं, और y एक्सिस पे 36 30 0 1, तो यहाँ 5 5 का स्केल ले लेते हैं, कितने का स्केल ले लेते हैं 5 5 का, 10 का भी ले सकते हो लेकिन 5 5 ज़्यादा ठीक रहेगा यार। इस क्वेश्चन के लिए ग्राफ बहुत मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। तो इन केस में भी हो सकता है शायद बेटा मेरा आंसर अभी थोड़ा गड़बड़ आने लग जाए, क्योंकि मैं ग्राफ यूज़ नहीं करूँगा, बहुत फाइन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मतलब फाइन रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ के छोटे छोटे बिंदुओं को भी, छोटे छोटे पॉइंट्स को भी कंसिडर करना पड़ता है, तो हमारे आंसर्स गलत हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप घर पे जब करोगे ये क्वेश्चन तो ग्राफ पे ही करना, ठीक है ना। तो चलो देखो, क्योंकि मैं तो निकाल दूंगा आंसर जबरदस्ती, जबरदस्ती मतलब कि पॉइंट्स को मीट करा लूंगा बिना ग्राफ के, पर आपसे नहीं होंगे। आप अगर घर पे ऐसी हरकतें करोगे, पेपर में ऐसी हरकतें करोगे तो आपका गलत हो जाएगा, तो आप बिना ग्राफ के भाई यूज़ करना ही नहीं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 10 15 तो भैया पॉइंट्स देखो 0,36, अब अगर मैं 0,36 रिप्रेजेंट करूँ तो ये कुछ आएगा, y पे 36 x पे 0, पहला पॉइंट ये। अगला पॉइंट है बेटा 6,30, 6, ये है 30, तो ये आई थिंक 11 12। अब इसको तुम्हें जोड़ना है भाई, स्ट्रेट लाइन से इस पॉइंट को जोड़ना, ठीक है। ये तुम्हारा कितना था 0,36 एंड दिस इज 6,30। अब अगली लाइन का ग्राफ देखो बेटा 4,0 5,1, 4,0 ये रहा,
5,1 तो वो 5,1 तो यही रहेगा। तो तुम जब इस ग्राफ को बनाओगे ना करके ऐसे, देख रहे हो क्यों ग्राफ जरूरी है? देख रहा है ना आपको कितना फाइन एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, है ना? थोड़ा सा भी गड़बड़ जाएगा तो ग्राफ गलत हो जाएगा। स्केल सब यूज करना, बहुत फाइन पेंसिल रखना आप अपने पास। मिल ही नहीं रहा यार, ये देखो वो थोड़ा और पीछे को मिलना था, मैंने जबरदस्ती काट दिया ये। तो जहां पे भी, सुन लो, जहां पे भी ये दोनों ग्राफ मीट करेंगे, ठीक है, कटेंगे, उसकी जो x की वैल्यू होगी वो लेंथ होगी और उसकी जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी? ब्रेथ। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं आई? क्लियर है ना? तो अब देख लेना, इसलिए मैं इसके आंसर्स नहीं लिख रहा हूं, आप घर पे एक बार ट्राई करना। देखो गिवन द इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया 2x + 3y - 8 = 0। आपको दूसरी इक्वेशन ऐसी लिखनी है ताकि उनकी जो ग्राफ बने, पहले केस में इंटरसेक्टिंग लाइंस बने। तो पहले केस में कह रहा है इंटरसेक्टिंग लाइंस बनानी चाहिए। क्या बनानी चाहिए? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए आपको कंडीशन पता है, a1/a2 मस्ट नॉट इक्वल टू b1/b2। भैया 2x + 3y है तो कुछ भी कर दो। देखो यार मैं इस बार लिख देता हूँ 3x + 2y, 3x + 2y और इसको कुछ भी बदल दो, +tan = 0। अब देखो अगर मैं a1/a2 निकालूं तो 2/3 और 3/2 इक्वल है क्या? नहीं है। समझ में आ गई बात? समझ में आया सबको? अगला केस क्या है बेटा? देखो पैरेलल लाइंस का। तो फॉर पैरेलल लाइंस कंडीशन होती है बेटा a1/a2 = b1/b2 = नॉट इक्वल टू c1/c2। देखो हमारा a1 कितना है? 2 और b1 कितना है? 3। कितना है? यही दिया है। अब मैंने क्या किया, दोनों इस पूरी पहली वाली पूरी इक्वेशन को तो नहीं, हमने क्या किया कि पहले दो एलिमेंट 2x और 3y को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे कर दिया? 2 से। तो ये क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करोगे x को तो ये 4 आ जाएगा, आ जाएगा, और 3 को करोगे तो 6, कट के 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/2 1/2। पर इसको C1 को ना, आप C1 को क्या करो? 10 रख देना। C1 को क्या करना? 10 रख देना। और इक्वल नॉट इक्वल टू आना चाहिए -8y, और इसकी जगह अगर 10 रख दोगे तभी इक्वल नहीं आएगा। तो देखो ये 1/2 आ रहा है, ये 1/2 आ रहा है। ठीक है, अब क्या किया? हमारी अगली इक्वेशन क्या बन गई थी बेटा? 4x + 6y + tan = 0। मतलब पहले दो एलिमेंट को डबल कर दो, पैरेलल के लिए पहले दो को डबल कर दो। अब कोइंसिडेंट, अगला कंडीशन है बेटा कोइंसिडेंट लाइंस का। ठीक है, थर्ड वाला कंडीशन आपका कोइंसिडेंट लाइंस। देखो हमें इक्वेशन दी थी 2x + 3y - 8 = 0, और हमें तीसरा कंडीशन दिया है कोइंसिडेंट लाइंस। तो हमें पता है कि फॉर कोइंसिडेंट लाइंस तीनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। ऐसी चीजों को करने के लिए दो पेपर में ये आते नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ऐसी चीजों को करने के लिए पता है क्या करना है? पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 4x + 6y - 16 = 0। अब देखो जरा, a1/a2 कितना था? 2/4 1/2 हो जाता, 3/6 1/2, और फिर से -8 - 16 1/2। ठीक है, बकवासी चीज है, चांसेस ना के बराबर, कोई नहीं पूछता। ठीक है, चलो बस आपको ग्राफ बनाने को आएंगे।
तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। दो इक्वेशन दिए, इनका ग्राफ बनाना है और डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। और उस ट्रायंगुलर रीजन को भी शेड करना है, मतलब एक्स और क्या बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। दोनों लाइनें जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां से लेकर एक्स एक्सिस के बीच में जितना भी रीजन बन रहा है ट्रायंगुलर रीजन, उसको शेड करना है, ठीक है। और उस ट्रायंगल के आपको उस ट्रायंगल के वर्टिसेस भी फाइंड करने हैं। तो ऐसे देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है मे बी कि टफ लगे। सो व्हाट वी कैन डू इज, देखो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। और अगला दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, ये माइनस का y है उसको उधर भेज दो, प्लस में हो जाएगा। तो x प्लस 1 इक्वल टू मेरा y आ जाएगा। और अब मुझे इनमें से किसी एक एलिमेंट को अकेला करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मैंने 12 को उधर ले गया और 3x को उधर ले गया। तो 12 नेगेटिव था, पॉजिटिव हो जाएगा और 3x नेगेटिव हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 12 माइनस 3x। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 माइनस 3x बाई। अब हमें ग्राफ बनाना है, तो दो दो सॉल्यूशन मिनिमम फाइंड करने ही करना। तो देखो भैया, देखो x y, एक बार क्या करना, आप x की जगह 0 पुट कर दो, 1 ही बचता है ना, y की वैल्यू 1। एक बार x की जगह आप क्या करो, 2 पुट कर दो, या जो मन करे वो कर दो, 3 पुट कर देते हैं। चलो x की जगह 3, तो y की वैल्यू एक ज़्यादा ना 4, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 4 आ जाएगी, ठीक है। चलो अब यहाँ चलते हैं, x y, यहाँ मैं आपको करके दिखा देता हूँ लोगों कि अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 0 बाई 12 बाई 2 इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। और एक बार आप क्या करो, x की वैल्यू 2 रख लो, 6 भी रख सकते हो, 2 रख लो। y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 2 बाई, तो 12 माइनस 6 बाई 2, 6 बाई 2, ठीक है, यानी 3। तो यहाँ 2 रखने पे 3 आ गई है बस। अब यू नीड टू प्लॉट द ग्राफ। तो देखो बेटा ग्राफ तुम्हारा जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब वैल्यू हमें याद रखनी है 0,1 3,4, 0,1 3,4। तो अगर मैं इसकी लाइन ऐसे करके ग्राफ बनाऊँ ना बेटा, इस लाइन से, ठीक है। और ये इक्वेशन थी आपकी x कितनी थी, x माइनस वाई, इसका था ये x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 का ग्राफ था, ठीक है। तो अगर आप कोऑर्डिनेट चाहते हो तो बता देना, ये 0,1 है और ये 3,4 था। अगला देखो 0,6 और 2,3, नेक्स्ट कलर के पेन से बनाएंगे। 0,3 0,6 यानी ये रहा, और अगला है 2,3 2,3, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन से टेढ़ी हो गई लाइन। ये सब आपको ना बहुत केयरफुली करना, नहीं तो भाई ग्राफ बड़े टेढ़े आने वाले हैं। टेढ़ी आ रही है, थोड़ा सा भी टेढ़े से ना
इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन गलत आ जाना है। ठीक, कुछ ऐसा आ रहा है। तो अब ये किसकी थी, इसकी इक्वेशन लिख ली जाए तो इसकी इक्वेशन थी बच्चों 3x + 2y - 12, 3x + 2y - 12 = 0 की थी ये वाली लाइन। ठीक, अब क्या करना है, अब आपसे आगे बोला है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीस लाइंस। ठीक है, इन लाइनों के द्वारा एंड द एक्स एक्सिस। तो ट्रायंगल पता है कहाँ बन रहा है, गौर से देखना, मैं आपको ट्रायंगल दिखा रहा हूँ। नहीं, ये बन रहा है ट्रायंगल, ये देखो एक्स एक्सिस के साथ। क्या बोला, जहाँ पे दोनों लाइनें कट कर रही हैं वो, तो सबसे पहले दोनों लाइनें तो यहाँ कट कर रही हैं। कहाँ कट कर रही हैं, 2,3 पे। तो इसको हमने नाम दिया बेटा, देखो इस वाले को नाम दे दिया ए, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2,3। फिर कह रहा है एक्स एक्सिस के साथ, बाकी पूरा एक्स एक्सिस के साथ। तो एक ये बी बनेगा और एक ये हमारा सी। वाई एक्सिस नहीं लेना, पूरा एक्स एक्सिस के साथ। और इसको, और फिर इसको शेड भी करना है। इसको क्या करना है, शेड भी करना है। तो एक बार मैं पूरा ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको ना, एक बार डायग्राम बना दूँ, फिर आप समझ में आ जाएगा आपको कि एक्चुअल में क्वेश्चन में मांग क्या रहा है आपसे। देखो, तो शेड करके दिखाता हूँ। उसने कहा जहां दोनों लाइनें कट कर रही हैं वहां से लेकर और एक्स एक्सिस के ऊपर जितना भी रीजन है, इस रीजन को शेड करो। इस एक्स एक्सिस, देखो ना, ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही का तो रीजन है, इसको शेड करो। अब ये जो ट्रायंगल बना है इसके कोऑर्डिनेट लिखो। अब ये जो ट्रायंगल बना है बेटा, इसके क्या करने हैं, आपको कोऑर्डिनेट लिखने हैं। ठीक है, तो अब इसके में बी के जनरली जो मुझे लग रहा है वो 2,0 आ रहा है। अगर ये 1 रहेगा तो ये 2 रहेगा, -2,0। ठीक है, -2,0। और सी जो है हमारा वो कितना आ रहा है, 4,0। ठीक है, तो लिखना द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड ट्रायंगल आर। ए जो था वो 2,3 था ना, बी जो था वो -2,0 और सी जो था वो 4,0। ठीक है, सी क्या था हमारा, 4,0। अगर वो बेटा आपसे पता है क्या क्या देता, ये जो ट्रायंगल बना है इसका एरिया भी निकालो। ये जो ट्रायंगल बना है इसका एरिया भी निकालो। तो देखो भाई सुनो, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमें पता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये कॉन्सेप्ट बड़े गौर से समझना, दो पूछा नहीं है लेकिन पूछ देता है। तो देखो पहले बेस हमारा पता है, देखो ये हमारी हाइट हो जाएगी ट्रायंगल। तो देखो कितनी है हाइट, 1 सेंटीमीटर, 2 और 3 यूनिट। हाइट कितनी है, 3 यूनिट है ना। हाइट देख रहे हो ना, 3 कितनी जा रही है, 3 जा रही है। और अगर मैं बेस गिनूं तो बी से लेकर सी तक कितने, बीच में कितने बॉक्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। बेस कितना है, इस 2 को मार्क कर दो, 2 को मार्क कर दो बी। तो हाफ इंटू ओडी इंटू बी सी। हाफ ओडी था हमारा 3 और बी सी कितना था 6। 5 3 9 स्क्वायर यूनिट्स, ये लिख के आना। 5 नंबर का आएगा तो ऐसे मिल जाएंगे तुम्हें 5 नंबर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी 3.1 जो है बेटा वो खत्म हो जाती है। लेकिन हाँ, आप एक चीज याद रखना कि आप लोग बेटा जब इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे मे भी आपके कोऑर्डिनेट्स अलग आए, क्योंकि आप प्रॉपर ग्राफ पे बनाओगे। तो ये मत कहना कि सर ने गलत कर दिया या आपका गलत हो रहा है। ठीक है, ये गलती इसलिए हो रही है मेरे साथ कि भाई मैं ग्राफ यूज नहीं कर रहा हूँ।
आप यूज करेंगे तो आपका सही आएगा। ठीक है, चलो।